नमस्कार। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। गरीब कल्याण से लेकर सुरक्षित भारत, विकसित भारत और राष्ट्र निर्माण, ये मंत्र इस बार दिया जा रहा है और इसीलिए बहुत सारी बातें इन 11 सालों में की गई हैं कि क्या उतार चढ़ाव है और किस तरह से भारत को अब उस तरह से अर्थव्यवस्था की रेस में आगे पहुंचा दिया गया है जहां पर अभी तक सिर्फ कल्पना की जाती थी। लेकिन विपक्ष के पास भी बहुत सारे, उनके पिटारे में भी सवाल हैं। उन सवालों के भी जरा हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और सबसे ज्यादा चर्चा में दो मंत्रालय हैं। आज हमारे साथ डीडी न्यूज पर खास बातचीत करने के लिए बेहद ही खास मेहमान है, क्योंकि एक वक्फ को लेकर बहुत चर्चा है। हमारे साथ केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और दूसरी तरफ संसद में, क्योंकि शोर बहुत होता है विपक्ष की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, डीडी न्यूज पर बातचीत करने के लिए। 11 साल गरीब के लिए बहुत सारे काम हुए। गरीब निर्माण, गरीब विकास। कहा जाता था पहले कि एक 50 पैसा जाता है, 1 रुपया जाता है तो गरीब के पास 10 पैसे 20 पैसे आते हैं। अब आप इन 11 सालों के बाद गरीबों को कहाँ देखते हैं? 11 सालों में तो जितने काम हुए हैं, अब एक एक सेक्टर को गिनती करके बताना तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो इस 11 सालों में लगभग 27 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छा काम किया, तो होना ही चाहिए। एक बड़ी बात जो है कि अब हमारा पैमाना बदल चुके हैं। जिस स्पीड से रास्ते बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिस तरीके से कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ निर्माण हो रहे हैं, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे मोबाइल खरीदते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हर क्षेत्र में जो स्पीड और स्केल है वो कई गुना बढ़ चुके हैं। तो पहले तो हम निर्भर रहते थे विश्व के जो अग्रिम पंक्तियों में खड़े देशों के ऊपर। अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं और कई महीने में हम आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं। तो हमारा स्पीड, स्केल और हमारा ताकत, हमारा जो स्थान है वो कई पैमाने पार करते हुए आगे निकल चुके हैं। इसलिए तो 11वें स्थान पर 2004 में थे हम आर्थिक स्थिति में, 2014 में भी हम उसी पायदान में थे और 11 सालों में हम चौथे जगह पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में कमाल का छलांग लगाया है। किरण जी, जो आपने बात कही मैं उसी से ज़रा जोड़ करके, चेनाब ब्रिज एक हिस्टोरिक चीज़ हुई है। मतलब दुनिया में हम कोई देश ऐसा नहीं कर पाया जहां हमने ऐसा कर पाया है। नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आपके एक तरीके से जन्म स्थान है और आप वहीं से आते हैं। एक बार मैंने सुना था कि आपने भी बताया था कि वहाँ पर सड़क पहले नहीं बनती थी, ये कहकर कि चाइना घुस जाएगा, इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती थी। अब हम चेनाब पर ब्रिज बना लेते हैं, वहाँ पर ट्रेन चला रहे हैं और हम नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ कर रहे हैं, वो जो कि कभी कल्पना नहीं की गई थी। यही बदलाव की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी आपसे बात करने से 2 मिनट पहले मेरे सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्ट किया गया था। उसमें मैंने सवाल किया था 2009 में, लालू प्रसाद उसमें रेलवे मंत्री थे। तो मैंने उनको कहा कि आप वैसे भी अरुणाचल नहीं गए हैं और जहां अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछा के रखा था उससे 1 इंच आगे बढ़ा नहीं है 60 सालों में। ये मैंने कहा था। आज अंग्रेज़ों ने जो नहीं कर पाया वो मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। चेनाब रेलवे ब्रिज ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है और इतना ऊंचाई पर ब्रिज आज के दिन में सिर्फ चीन में ही बन सकते हैं और मुझे तो लगता नहीं कि कोई देश अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड बहुत सालों तक रहेंगे। हो सके हम ही अपना रिकॉर्ड तोड़ें, क्योंकि मोदी जी जिस स्तर में काम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक झलक है। अरुणाचल का तो बात ही अलग है। वहाँ तो भारत सरकार का क्षमता भी नहीं था, सोच भी नहीं थी, उनके मनसा नहीं था, लेकिन साथ साथ में पॉलिसी भी ऐसा था कि वो कहते थे कि अगर बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाएंगे तो चाइना आ जाएंगे और हमारे रास्ते से और तेज़ी से आ जाएंगे और कब्जा कर लेंगे।
तो ये डिफिटिस्ट माइंडसेट जो कहते हैं कि पहले से ही आपका मानसिकता ऐसा है कि आप हारे हुए विचार से काम कर रहे थे। मोदी जी ने 2014 में तोड़ दिया और पूरे सड़कें जो हैं बॉर्डर पॉइंट तक पहुंच गई हैं। हमारा अरुणाचल में 100% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में नेशनल हाईवे बन चुके हैं, रेलवे लाइन से जुड़ चुके हैं हमारा स्टेट हेड कैपिटल, और 2-3 प्रोजेक्ट बाकी भी चल रहे हैं। एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि में आज हम लोग बहुत आगे हैं। अब 11 साल पहले मुड़ के देखेंगे तो लगता है कि हम अंधेरे में थे और 11 साल के बाद हम अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है। मोदी जी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए अब हम जिस पैमाने में काम कर रहे हैं वो सिर्फ वॉल्यूम से रिकॉर्ड के लिए नहीं, क्वालिटी भी हम विश्व स्तर का क्वालिटी के साथ काम करेंगे। लेकिन इसी पर फिर रिएक्शन आया कांग्रेस पार्टी का, जो आप बात करो 11 साल पहले की। वो कह रहे हैं कि सारी नींव जो है वो तो हमारे समय में डली, चाहे वो नेहरू जी हो, नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, तो इसलिए नाम में नहीं रखा है कुछ, काम में सब कुछ रखा है। वही तो मैं कांग्रेस के बातों से ये मुझे जहन में आता है कि उनका तो सिर्फ नारा ही होते थे और नाम होते थे, काम तो होते नहीं थे। हम लोग तो पैदल चले, हमारा सारा स्कूल का ज़िंदगी हमने पैदल चलते हुए स्कूल अटेंड किया। हमसे पहले वाला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे समय के बाद जब हम सरकार में आए तब गांव-गांव में लोग गाड़ी से भी चलते हैं। हम सोचे जब हम सांसद बने तो भी हम पैदल चल के आए थे, पैदल से आए, फिर जिला हमारा हेडक्वार्टर पहुँचे, तो फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ कर के हम फिर गुवाहाटी आए, गुवाहाटी से फिर रेल में बैठ कर के दिल्ली आए। तो ऐसा हमारा ज़िंदगी था। तो वो एक दर्दनाक जो माहौल में हम लोगों ने देखा है, विकास का तो कोई नाम ही नहीं था उस समय। तो ये तो एक अहम बात है। लेकिन उम्मीद की बात करते हैं थोड़ी सी अब, क्योंकि उम्मीदों पर ही सब कुछ कायम है। उम्मीद पोर्टल, अभी तक वक्फ को लेकर एक अलग तरीके की बात चलती थी, लेकिन आपने अब उम्मीद पोर्टल को लॉन्च करके ये बता दिया है कि सरकार अपनी बात पर कायम है, और अगर गरीबों का और गरीब मुसलमान और महिलाओं का उत्थान करना है तो उसके लिए ज़रूरी है। जी देखिए, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे सरकार का 3 साल होते होते में मेरे अपने मंत्रालय ने भी जो काम किया है उसका भी मैं खुद को सराहना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मंत्रालय का मंत्री हूँ। तो अपने आप को भी मैं मापदंड करते हैं ना कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो हमने जो उम्मीद पोर्टल अभी अभी लॉन्च किए हैं, ये आज़ादी का बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म्स में से एक ये उम्मीद एक्ट है। ये जो यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, एफिशिएंसी और एम्पावरमेंट डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, इसलिए नाम भी उम्मीद रखा गया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये एक्ट को अमेंड करने के लिए सोचा, उसी समय कहा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी करीब 9,70,000 से भी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। और इतना वक्फ प्रॉपर्टी है, गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहे थे। और गरीबों के आप जो संख्या देखेंगे तो कि मुसलमानों में ज़्यादा है, तो इतना वक्फ प्रॉपर्टी क्यों काम नहीं आ रहे थे। तो जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठे थे, गैर इस्तेमाल कर रहे थे, उसको बिल्कुल कोई गरीबों के लिए तो काम नहीं कर रहे थे। कुछ लोग इसको अपने तरीके से अपना फ़ायदा के लिए काम कर रहे थे। हिसाब किताब नहीं था, ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी, कुछ नहीं था। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में पूरा प्रावधान साफ करके रखा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कागजी होना चाहिए, पोर्टल में अपलोड करना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पास किया तो आपको तो मालूम है इतना चर्चा कभी नहीं हुई। व्यापक रूप से समाज के लोगों से चर्चा करते हुए फिर जेपीसी बना, फिर जेपीसी ने रिकॉर्ड नंबर्स मीटिंग वगैरह कंसल्टेशन किया, फिर पार्लियामेंट में लाया, फिर पार्लियामेंट में संसदीय इतिहास का सबसे लंबी बहस 17 घंटे 2 मिनट राज्यसभा में, लगभग 15.5 घंटे लोकसभा में, इतना चर्चा करके हमने एक्ट पास किया।
अब ये एक्ट पास करने का पहला कदम हमने आज उठाया है, उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। अब हर एक वक्फ प्रॉपर्टी इस पोर्टल में अपलोड करना है, और ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट भी होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। मुतावालीस को वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल्स, फोटोग्राफ, डिटेल्स सारा देते हुए साथ साथ में इसका मैनेजमेंट और इसको फिर इसका फ़ायदा कैसे पहुंचा रहे हैं, सारा हिसाब किताब देना होगा। तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा कदम आज हमने किया है, और 11वीं साल पूरा हो गई। तीसरे टर्म का पहला वर्ष हम अभी ख़त्म अभी जस्ट होने वाले हैं, और तब तक हमने उम्मीद पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि तो है, लेकिन 70 याचिकाएं सर दायर हुई उसके खिलाफ में। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि चलिए वो तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया इसलिए सब चुप बैठे हैं, वरना अब तक वक्फ को लेके हमने ऐसी ऐसी घटनाएं देख ली। बंगाल में देखा हमने, देश के अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन सब के लिए क्या रणनीति बनाई है? देखिए, सबसे पहले तो ये आज़ाद मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपना बात बोलने का और विरोध करने का भी हक है। जितना बोलना था बोल दिया, जो लोग विरोध करना तक कर दिया। हमने पार्लियामेंट में बताया है, जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए या कुछ छुपाने के लिए या राजनीतिक मजबूरी से या नासमझ से, कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अब तो कानून बन चुके हैं। कानून बनने के बाद तो कोई इसमें दोहरा ही नहीं है। अब देश संविधान से चलता है, कानून से देश चलता है। एक्ट पारित होने के बाद एक्ट को लागू करने का प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो विरोध का वक्त समाप्त हो चुका है। अब है सब मिलकर के इसमें साथ दे, और गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों, यतीम और विधवा, इन लोगों के लिए, और मुसलमानों में भी जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हम ना देखें, सब मिलकर के काम करें, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा मुसलमानों के लिए ही है। कोई सरकार या कोई अन्य लोग प्रॉपर्टी छीनने तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन सर, क्योंकि अब बिहार और बंगाल का चुनाव भी है, और ममता बनर्जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि मैं तो किसी भी कीमत पर लागू ही नहीं होने दूंगी अपने राज्य में। फिर बिहार में भी तेजस्वी यादव भी ऐसी ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कुछ उसी राह पर चल रही है। तो ये सब लोग तो पहले से ही एक तरीके से इस मूड में है ना कि कुछ भी हो जाए हम नहीं, वो तो वोट के लिए कर रहे हैं। देखिए, ममता दीदी ऐसे बोलते हैं, उनको मालूम है कि देश का कानून कोई चैलेंज नहीं कर सकते। ममता जी क्या संविधान से बड़ी है क्या? कानून से ऊपर है क्या? ऐसे तो हो नहीं सकता है। संसद ने पारित किया हुआ कानून को अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे कैसे रह सकते हैं? वो तो असंवैधानिक बात करके आप बैठ नहीं सकते। वो ऐसे कहने के लिए कह रहे हैं। जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है, मेरे ख्याल से उनको शायद इतना समझ नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं। वो तो अभी इतना मैच्योर्ड भी नहीं है, और लालू जी का वजह से उसको एक पद मिला है काम करने के लिए, तो वो ऐसे कह रहे हैं, उसको समझ में नहीं है। कोई समझदार लोग उसको बता दें कि संसद का कानून है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप नहीं हटा सकते। राज्य सरकार संसद का कानून को नहीं हटा सकता है, और मानना ही पड़ेगा। सर, क्योंकि आप तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं किरण जी, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा कि पिछले 11 सालों में पूरा मैं डेटा देख रही थी, तो मुसलमानों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों में भी इतने काम हुए हैं। हर तरीके की क्रांति और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुआ है उनकी लाइफ में, चाहे वो उनकी आय में वृद्धि हो, चाहे उनकी पढ़ाई का एक रेशियो बढ़ना हो, शिक्षा दर, वो सब। आपको लगता है कि जो नैरेटिव होता है वो लड़ाई विपक्ष बहुत आगे बढ़कर लड़ता है, दिखाता है कि आप उनके खिलाफ हैं, आप उनके खिलाफ हैं, और फिर जंग शुरू हो जाती है? वैसे तो आपने जो बात कही है उसमें नैरेटिव की दृष्टि से तो कुछ हद तक सत्य है कि झूठ उन्होंने फैलाया है, लेकिन वह अपने सीमित जो ग्रुप होते हैं ना, उनके इकोसिस्टम तक ही है। आम हिंदुस्तानी उससे प्रभावित नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, आपने नतीजा देखा है, आगे भी आप देखेंगे। हम
गरीब जनता के लिए जो सोचते हैं करते हैं वो उसका लाभ उसको सीधा सीधा मिल रहा है। वो तो मोदी जी से नाता तो नहीं तोड़ सकते ना, उसको तो लाभ मिल रहा है। तो नैरेटिव चलाने से तो कुछ होता नहीं है। अब हमने मुसलमानों के लिए जो काम किया है, तो 60 साल तक तो कांग्रेस और उनके लोगों ने इस देश को चलाया, वो तो नहीं कर पाए। हमने मुसलमान ही नहीं, जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं सबके लिए अलग अलग स्कीम चलाया। लेकिन हमने पहले दिन साफ कर दिया कि जो गलत वोट बैंक राजनीति कर रहे थे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय सिर्फ मुसलमानों के लिए है, उसको हमने ध्वस्त किया। हमने बताया हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। सबके लिए हमने अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमानों का संख्या ज़्यादा है, तो कांग्रेस ने ऐसा बोला है कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, सारा देश का संपत्ति पहले मुसलमानों को देना चाहिए। और फिर कांग्रेस ने कहा कि मुसलमान ही माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहेंगे और सब कुछ मुसलमानों के लिए करेंगे। ये जो मानसिकता है कांग्रेस का, ये वोट बैंक राजनीति की वजह से उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस ने मुस्लिम्स को वोट बैंक की नज़र से देखा है, इसलिए तो उठान नहीं हुआ है। तो नुकसान किसका हुआ? लेकिन मनमोहन सिंह कहते थे कि पहला हक जो होना चाहिए वो मुसलमानों का होना चाहिए देश की तो संपत्ति। ये कहने की वजह से तो मुसलमानों को उठान नहीं हुआ ना। कांग्रेस ने मुसलमानों को एक वोट बैंक का नज़र से देखा, और जब आप वोट बैंक बन जाते हैं तो फिर आपका पक्का वोट बैंक हो जाता है, तो कुछ करो मत करो वोट मिलते रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। अगर मुसलमानों को वोट बैंक से नज़र से नहीं देखते, उनके लिए सही मायने में ज़मीनी काम करते, तो आज मुसलमानों का हालात और अच्छा होता। लेकिन वोट बैंक का राजनीतिक से मुसलमानों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि हम बता नहीं सकते। तो इसमें कांग्रेस का फ़ायदा हुआ। वोट बैंक राजनीति से मुसलमानों ने वोट दिया भर भर के कांग्रेस को, तो कांग्रेस का राजनीतिक फ़ायदा हुआ, मुसलमानों का आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ। तो आप उसका कौन भरपाई करेंगे? कांग्रेस आज भरपाई कर रहे हैं। तो यही तो वो नैरेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये, क्योंकि संसद के सत्र की बात हुई सर जी। संसद के सत्र को लेकर के स्पेशल सेशन चलाया जाए, और पुराना इतिहास और विरासत कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि 71 में क्या हुआ था, उससे पहले 62 में क्या हुआ, हमने कब कब स्पेशल सेशन बुलाए। लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं चाहती है ऑपरेशन सिंदूर पर। नहीं, मुझे भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है। देखिए, सबसे पहले तो हर संसद सत्र विशेष होता है, अलग से कोई विशेष सत्र बोल करके उसका महत्व ज़्यादा नहीं होते। हर संसद सत्र विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है। और हमने डेट भी तय कर दिया कि 21 जुलाई से मानसून सत्र का हम बुलाने वाले हैं। तो ये चर्चा तो अब समाप्त हो गए हैं। हम डेट बता दिया है कि हम राष्ट्रपति जी से समन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 47 दिन पहले ऐसा कब हुआ था कि 47 दिन पहले ही बता दिया गया कि सेशन कब होने वाला है? वो तो इसलिए कि हम सोचा कि उसका कांग्रेस का जो बिना मतलब से सोचते हैं कि हम संसद बुलाने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं, तो पहले ही बता दिया। तय तो पहले होते हैं, बताते बाद में हैं, हमने पहले ही बता दिया। तो कोई स्पेशल सेशन नहीं है, वो तो पहली बात क्लियर हो गई। तो इसी को जोड़ करके अब ये सवाल हो रहे हैं, आप क्योंकि इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लगातार एक के बाद एक हर 5 मिनट में एक पोस्ट आता है कांग्रेस का कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई है। कांग्रेस का तो कोई विदेश नीति था ही नहीं। एक तरीके से भारत को तो इन्होंने ऐसा देश बना दिया कि हर चीज़ विदेश से लाना पड़ते हैं और विदेश के निर्भर में रहते हैं। असली विदेश नीति तो अब है, मोदी जी ने जो बनाया है कि हम सीना तान के खड़े हैं और जो करना है हम छाती ठोक के करेंगे। तो अब हमारा विदेश नीति बहुत साफ़ है। हम विश्व के साथ मित्रता जो कायम करके सबके साथ मिल करके खड़ा करके काम करना है, लेकिन झुक के नहीं। लेकिन ये बात इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, और ये सरेंडर शब्द को इतना ज़्यादा वायरल किया गया कि पाकिस्तान तक में इसकी गूंज सुनाई दी। वहाँ के प्रधानमंत्री भी सरेंडर सरेंडर कर रहे हैं अब।
नहीं, पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी में दो समानताएं हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान में बहुत समानताएं हैं, लेकिन दो विशेष हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। पहला तो ये है कि हमारा देश को कमज़ोर करने के लिए जो जो चीज़ बोलना चाहिए, भारत को बदनाम करने के लिए जो चीज़ कहना चाहिए, वो पाकिस्तान भी कहता है, कांग्रेस पार्टी भी कहता है। दूसरा, 500 से 100 सीट भी नहीं लाए, फिर भी कांग्रेस ने जीत का सेलिब्रेशन मनाया। वैसे वहाँ पाकिस्तान भी बुरी तरह पीटने के बाद जीत का जश्न मनाया। तो हार के जीतने का जश्न मनाना वो पाकिस्तान और कांग्रेस से सीखना चाहिए। वरना तो क्या बात हो सकता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि पाकिस्तान का भाषा को ढोल पीट पीट करके बजा बजा करके बोलने का क्या आवश्यकता है, बताइए। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि वो टूट चुके हैं। कांग्रेस में नेतृत्व भी नहीं है, नीति भी नहीं है। उन्होंने देश को तो एक गरीब राष्ट्र बना कर रख दिया था। अब जब देश आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पच नहीं रहा है, बहुत दुखी है। वो सोचते हैं कि देश गरीब बना रहे और हमारा सरकार बदनाम हो, ये चाहते हैं। तो इनके सोच देश के प्रति एक टुकड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला का सोच नहीं है। कांग्रेस का नेता जो बोलते हैं, उसका प्रवक्ता जो बोलते हैं, उसको देखिए। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को कहा है, और हिम्मत करके बोलिए ना, राहुल गांधी जी और जो नेगेटिव सोच वाले हैं कांग्रेस में, देश के लिए सोचिए। कभी ना कभी आपको भी मौका मिलेगा। एक पार्टी तो हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, लोकतंत्र में सबको मौका मिल सकता है। लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहा है तो बार बार हमको मौका मिल रहा है। और कांग्रेस ऐसा ही बहुत ही नीच स्तर का राजनीति करते रहेंगे तो जो कुछ उसके पास अभी बचा कुचा सीट है वो भी जनता उनसे छीन लेंगे। सर, इसमें दो बातें हैं किरण जी, जो क्योंकि आपने पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी को जोड़कर देखा। अभी हमने ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम बनाया जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी सांसद थे उस प्रतिनिधि मंडल में। अब चाहे वो शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो या मनीष तिवारी हो या बाकी के भी जो डेलीगेशन में लोग थे, सबने जाकर वहां पर डंका बजाया, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने भारत में ट्रोल किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन दूसरा है कि अपने देश के बारे में विदेश में जाकर के भी बात की जाती है नेगेटिव, और जब ऐसे मुद्दे होते हैं आप अपने ही पार्टी के सांसदों को भी ट्रोल कर देते हो? कांग्रेस का डीएनए में एक चीज़ घुस गई है कि जो भी देश के बारे में बोलते हैं अच्छे अच्छे चीज़ें, उसको ट्रोल करना। और देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश का काम को अगर सराहना करता है, उसको बुरी तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं। और जो पाकिस्तान को गुण गाता है और भारत को बदनाम करता है, उसको कांग्रेस सेलिब्रेशन करते हैं। ये तो कांग्रेस का पहचान बन चुके हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया था, उसके बाद अच्छे लोग ने कांग्रेस को चलाए थे, लेकिन अब ऐसे लोगों के हाथों में कांग्रेस जाएंगे, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो आपको लगता है कि नेतृत्व भी चेंज होना चाहिए कांग्रेस का? नेतृत्व है ही नहीं आज के दिन में, तो वो तो कांग्रेस वाले ही कहते हैं ना। अब कल एक वरिष्ठ कांग्रेस कह रहे थे कि उनका नेता जो है 70% टाइम विदेशों में और अपने प्राइवेट इंजॉयमेंट में देते हैं, पार्टी के लिए तो 1% भी टाइम नहीं देते। आपको लगता है कि संसद में आवाज़ दबाई जाती है? संसद में तो सबको बोलने का मौका मिलता है जी। क्योंकि यही तो मुद्दा बन रहा है, संसद में आवाज़ ही नहीं उठाने दी जाती है। देखिए, हमारा संसद बहुत ही चुरुस्त दुरुस्त से चल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये बात भी संसद में बोलते हैं। देश में खुलेआम सुबह शाम सरकार को गाली देते रहते हैं, उसका मुंह बंद नहीं होता है, फिर कहते हैं कि बोलने का आज़ादी नहीं है। तो ये एक फैशन सा उन्होंने एक धारणा कर लिया कि कुछ भी बोलो, लेकिन जनता समझदार है जी, ऐसा हल्के फुल्के बातें करके वो बच नहीं सकते हैं। अंत में चलते चलते किरण जी, क्योंकि अब मॉनसून सेशन भी आ रहा है, सरकार के एजेंडे में अब
क्योंकि 11 साल का इतना बड़ा विजन रहा, अगला विजन अब सरकार का क्या है, फोकस एरिया क्या रहने वाला है? आगे का हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। 11 साल में हमने वो चीज़ प्राप्त किया है कभी कांग्रेस पार्टी के ज़माने में लोग सोचते नहीं थे। अब हम विश्व स्तर पर पहुंच करके हर चीज़ को नया स्केल और एक नया क्वालिटी का पैमाना कि रास्ता बनेंगे, रास्ता बना रहे हैं, मगर रास्ता का क्वालिटी भी टॉप क्लास हो। स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो। अब स्केल के साथ साथ क्वालिटी पे हम शिफ्ट हो गए हैं और ये पूरा हमारा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, डीडी न्यूज़ से इस बेबाक और ख़ास बातचीत के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। आपने जो ये बताया कि उम्मीद पोर्टल, जिससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, मुमकिन है कि इसके बाद जो एक अलग तरीके की इमेज बनाने की कोशिश है वो शायद धूमिल होगी और एक नया उजाला लेकर आएगी उम्मीद। बहुत 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 धन्यवाद दूरदर्शन को। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली